बाअदब बामुलाहिज़ा होशियार शहंशाह आज़म तशरीफ़ ला रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मैं किसके बारे में ज़िक्र कर रही हूँ। भारत में कैसे कौन से शहंशाह हैं। भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, सांसद होते हैं। ये सब जनता के ज़रिए चुने जाते हैं। मैं ये बात कर रही हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जिनका सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो ऐसा लगा कि वो शहंशाह की तरह अपने को पेश कर रहे हैं। उनका राज्याभिषेक किया जा रहा है, उनको ताज पहनाया जा रहा है। आज घंटों तक रविवार के दिन, आप ये सोचिए, आपके लिए भी छुट्टी का दिन रहा होगा, मेरे लिए भी छुट्टी का दिन था, लेकिन देश में इतना बड़ा घटनाक्रम हो रहा था। एक इस तरह से मैं कहूँगी, खुद नरेंद्र मोदी कह रहे थे जब उनका भाषण हुआ कि ऐतिहासिक दिन था। मैं भी समझती हूँ ये ऐतिहासिक दिन था, लेकिन उन वजहों से नहीं जिससे नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि वो सुना जाए, समझा जाए कि ये ऐतिहासिक दिन है, बल्कि इसलिए कि किस तरीके से आज़ादी की दशकों पुरानी लंबी लड़ाई हमने लड़ी, सैकड़ों साल तक हम गुलामी में जकड़े रहे। उसके बाद उस राजशाही से निजात पाकर हमने गुलाम देश से एक आज़ाद देश बनाया, एक संविधान हमने अपने को दिया। और पिछले लगातार 75 सालों से हम ये कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि अपने को एक उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र जो सबको बराबरी की आज़ादी और बराबरी का अधिकार देता है, बराबरी का स्थान देता है, हम वैसा लोकतंत्र बना पाएँ। लेकिन आज जो संसद में नज़र आया, नई संसद के नाम पे, नई संसद के उद्घाटन के नाम पर, आप यकीन जानिए, न सिर्फ कि एक पत्रकार के तौर पर बल्कि एक नागरिक के तौर पे भी उसने मुझे शर्मसार किया है। आज मेरा देश एक लोकतंत्र के तौर पे नजर नहीं आया। आज मेरा देश एक ऐसे समाज के तौर पे नजर नहीं आया, एक ऐसे देश के तौर पे नजर नहीं आया जो कि संविधान से संचालित होता है। आज मेरा देश एक ऐसे समाज, एक ऐसी व्यवस्था के तौर पे निकल के आया जिसको पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ राजशाही से कंपेयर किया जा सकता है। वो भी ऐसी राजशाही जो धर्म के आधार पर चलती हुई, यानी कि ऐसा लगता है कि आरएसएस को 100 साल यानी 2025 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पहले ही जिस तरीके से पूरी कार्यवाही प्रक्रिया चली, सुबह के कुछ घंटों की, पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन की, मीडिया का जिस तरह का बिहेवियर हुआ, उस सबसे ये लगा कि पूरे तरीके से जो हिंदू राष्ट्र है वो डाउनलोड हो रहा था। और उस सब का चीयर लीडर बना हुआ था हमारा मीडिया। इतने बेशर्म, इतने बेगैरत तरीके से मीडिया ने, मैं अलग अलग चैनलों को देख रही थी, उन्होंने इसको ब्रॉडकास्ट किया। मैं इस पर आऊँगी ज़रूर, लेकिन तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अपने इश्क में इस कदर मुब्तला हैं, उन्हें अपने आप से इतनी मोहब्बत है, इतना प्रेम है, इतना ऑब्सेस्ड है कि आप ये देखिए कि घंटों के इस पूरे ब्रॉडकास्ट में शायद ही एक लम्हे के लिए कैमरा नरेंद्र मोदी से अलग हटा होगा। ये पूरा जो इनॉग्रेशन होना था वो भारत की संसद का होना था, लेकिन जो उसके स्टार नजर आए, जो उसके राजा नजर आए, वो पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी थे। एक एक लम्हे, हजारों, जो दर्जनों की तादाद में जो कैमरे थे वो उनके एक एक लम्हे को कैद कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने इस पूरी सेरेमनी को, इस पूरे उद्घाटन समारोह को सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बना लिया। ना वहां पर कोई राष्ट्रपति मौजूद था, ना कोई उपराष्ट्रपति वहां पर मौजूद था जिसको के कैमरे दिखा सकते, न मंत्रीगण वहां पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, भाजपा के सदस्य, आप जानते हैं पूरे के पूरे विपक्ष ने तो इसका बॉयकॉट किया। और सत्ता पक्ष के जो लोग थे, ज्यादा से ज्यादा वो दर्शक दीर्घा में मौजूद हो सकते थे, ज्यादा से ज्यादा वो ऑडियंस के हिस्से में मौजूद हो सकते थे। ओम बिरला जरूर नजर आए, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और ओम बिरला एक तरह से नरेंद्र मोदी के असिस्टेंट के तौर पर, नरेंद्र मोदी हाथ से इशारा करते थे तो ओम बिरला आगे बढ़ते थे, अपने कदम आगे बढ़ाते थे। और नरेंद्र मोदी हाथ का इशारा करते थे तो वो अपने कदम पीछे खींच लेते थे। नरेंद्र मोदी आंख से इशारा करते थे तो मुस्कुरा देते थे, और नरेंद्र मोदी इशारा करते थे तो वो अपने अपने चेहरे पर उनका अलग तरीके से एक एक्सप्रेशन नजर आता था। एक अजीब तरीके का, एक अजीब व गरीब नज़ारा भारत की संसद ने देखा, भारत के लोकतंत्र ने देखा, जहां सीधे तौर पर मैं कहूँगी एक दलित, एक ट्राइबल जो राष्ट्रपति हैं हमारी, और महिला राष्ट्रपति हैं, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के अपमान से कम कुछ नहीं हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि ये सिर्फ राष्ट्रपति के अपमान से ज्यादा जो पूरा हमारा लोकतंत्र है, उसके जो मूल्य हैं, उसके जो हमारे फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, यानी जिन आधार पर, जिन मूल्यों के सिद्धांतों के आधार पर ये हमारा लोकतंत्र और ये जो नया भारत बना है पिछले 75 साल का आज़ाद भारत, जिसमें हजारों लोगों ने जिस भारत को बनाने के लिए अपनी जान दी,
उस सब को मैं कहूँगी एक तरह से बहुत छोटा दिखाने की एक कोशिश के तौर पे कि देखिए ये सब कुछ, ये पूरा देश 140 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति इसको संचालित करता है अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से, अपनी सनक को देखते हुए। तो पूरे तरीके से आप ये देखिए कि पूरे घंटों तक मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से दिखाया कि आप गर्व करते रहिए, गौरवान्वित होते रहिए, जय जयकार करते रहिए, मेरी संसद मेरा सम्मान, मेरी संसद मेरी शान, मेरी संसद मेरा घर। यहाँ तक कि मीडिया के इस पूरे तमाशे से दूर शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे लोग शाहरुख खान कह रहे हैं, जिनके ऊपर हमने देखा पिछले दिनों में किस तरीके से अलग अलग तरीके से हमले हुए, उनकी फिल्म का बॉयकॉट हुआ। और कई लोग ये कह रहे थे, मेरे भी कुछ दोस्त ये कह रहे थे कि आप समझने की कोशिश कीजिए, जब शाहरुख खान ये वीडियो रिलीज कर रहे हैं कि वो एक बाप भी हैं, एक सुपरस्टार हैं, सब कुछ छोड़ देना इतना आसान नहीं होता, सत्ता से लोहा मोल लेना इतना आसान नहीं होता, शाहरुख खान बर्बाद कर दिए जाएंगे अगर वो इस तरीके से सत्ता की जो सुर है उसमें सुर से सुर नहीं मिलाते। लेकिन उस सब के बावजूद ये समझना बहुत मुश्किल था जब शाहरुख खान ये कह रहे थे कि ये मेरा घर है, जब शाहरुख खान ने कहा कि ये जो नया घर है ये उम्मीदों का घर है। माफ कीजिएगा शाहरुख खान साहब, ये उम्मीदों का घर आपके लिए होगा, मेरे लिए ये नाउमीदी का घर है। नाउमीदी का घर है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, जो आज भी इस बात के लिए तरस रहे हैं कि देश में उनको बराबरी का सम्मान मिले, उनको बराबर की आज़ादी मिले, उन्हें बराबर के अवसर मिले। ऐसे में जो सेंगोल है उसको एक तरह के एक राज्याभिषेक के एक सिंबल के तौर पे इस्तेमाल करते हुए आप ये देखिए, दूसरी एक तरफ जो है आपको राजकुमार नजर आ रहे हैं ब्रिटेन के, और दूसरी तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। क्या आपको बहुत ज्यादा इसमें फर्क नजर आ रहा है? जो शष्टांग करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं वो संसद की नहीं बल्कि सेंगोल की पूजा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई चोला वंश का फला ये सिंबल है। मैं तो इसके इतिहास में मैं भी नहीं जानना चाहती कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी इस पूरे मुद्दे को उन्होंने भारत के लोकतंत्र, भारत का संविधान, भारत की संसदीय जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, इस सब को बनाने के लिए जितनी मेहनतें हमने की है। राजशाही तो बहुत आसान थी, बहुत आसान था कि किसी भी एक परिवार को ये सत्ता सौंप दी जाती और फिर उसके बेटे और उसके बेटे और उसके बेटे लगातार हमारे ऊपर राज करते रहते। तो 70 साल के इस लोकतंत्र को बनाए रखने की जो हमारी सारी मेहनत है, ऐसा लगता है एक पल में ही ज़ाया हो गई। मैं टीवी चैनल्स को देख रही थी, जिस तरह की चीज़ें वहाँ कही जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि एक ही तरह की स्क्रिप्ट है जो तमाम टीवी चैनल्स को दी गई है। मैं दूरदर्शन की मजबूरी में समझती हूँ, वहाँ भी 2 एंकर बैठ के बहुत ही ज़बरदस्ती अपने को हंसाने की, मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। सबसे पहले जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तभी जो ऑर्गेनाइजर है उसी के, यानी आरएसएस का जो मुखपत्र है उसके एडिटर के साथ शुरुआत हुई। दूरदर्शन के ब्रॉडकास्ट की शुरुआत ही आरएसएस के मुखपत्र के संपादक के साथ हुई। 2 एंकर्स बैठ के उनके साथ सवाल जवाब कर रही थी। तो यहाँ पर जिस तरह से के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था कि ये आधुनिक भारत की अलौकिक तस्वीर है, ये परंपरा है, विरासत है, नवीनतम तकनीक है। और सीधे तौर पर ये देखा जाए तो नेहरू काल, जो नेहरू एरा जो माना जाता है, कहा जा रहा है कि आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री ने अब उस नेहरू एरा को, उस नेहरू काल को, उस पूरे कालखंड को समाप्त कर दिया है और अब ये मोदी काल शुरू हो रहा है। अब ये देखिए अपनी स्क्रीन पर आप तस्वीरें, ये नेहरू की कैबिनेट है और दूसरी तरफ ये आज के नरेंद्र मोदी हैं 2023 के। एक तरफ हम देख रहे हैं मौलाना आज़ाद हैं, पटेल हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं और तमाम उनकी कैबिनेट के तमाम चेहरों को आप पहचानते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए तमाम तरह से ये पुरुषों का, ये साधु संत भगवा कपड़े पहने हुए उन पुरुषों का पूरा जमघट लगा हुआ है, जिनको न भारत के लोगों ने उनको चुना है, न भारत की संसद ने उनको चुना है। ये पूरे तरीके से अनइलेक्टेड लोग पार्लियामेंट में क्या कर रहे थे, जिस तरीके से जो हिंदू रीति रिवाज हैं, जो पूजा पद्धतियां हैं, उन्हें बार बार कहा जा रहा था कि ये भारत की परंपरा है, ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की विरासत है। ये बात सच है कि भारत की विरासतों, परंपराओं और संस्कृतियों में से एक है, लेकिन एक ही धर्म की पहचान को जब पूरे तरीके से तमाम धर्मों के ऊपर उड़ा दिया जाए और प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू राजा के तौर पर नजर आए, तो अफसोस होता है कि किस तरीके से इस पूरी मेहनत को जाया होने दिया जा रहा है। और कर्नाटक की हार से मुझे लग रहा था कि एक तरह का नतीजा ये हो सकता था कि वहां हिंदुत्व का जो पूरा एजेंडा था, लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने की जो पूरी साजिश थी, मुझे लगता था कि इससे शायद भाजपा को
ये सबक मिलेगा कि कर्नाटका में इतनी करारी हार मिली है, तो इसलिए हम इससे थोड़ा सा बाज आ जाएं, इस पे हम रोक लगाएं और विकास के एजेंडे पे आएं। शायद हो सकता है संविधान की बात शुरू हो सकता है लोकतंत्र की बात शुरू हो, लेकिन सारे मेरे अंदाजे गलत थे। नरेंद्र मोदी उसी फेमिलियर टेरिटरी, यानी वही उसी जगह चले गए, उसी मैदान में चले गए जो उनकी जानी पहचानी जगह है। वो है सीधे तौर पर धर्म की राजनीति। आज नरेंद्र मोदी ने एक प्रधानमंत्री, सिर्फ एक बीजेपी के नेता के तौर पे नहीं, माफ कीजिएगा, एक व्यक्ति के तौर पे नहीं, एक बीजेपी के नेता के तौर पे नहीं, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, जो कि संसद को इनॉग्रेट कर रहा था। मैं यहाँ राम मंदिर की बात भी नहीं कर रही हूँ, जब वो पूजा पाठ करके एक हिंदू किंग की तरह नजर आ रहे थे। मैं यहाँ सीधे तौर पर बात कर रही हूँ देश का प्रधानमंत्री जो कि संसद का उद्घाटन कर रहा था। वो व्यक्ति अपने को जैसे प्रोजेक्ट कर रहा था, वो सीधे तौर पर हर नागरिक से उसका संबंध है। ये नहीं कहा जा सकता कि आपका इससे लेना देना नहीं है, उससे और दूसरे का आपसे इस बात से लेना देना नहीं है। भारत के 140 करोड़ लोगों का इस पूरे विषय में स्टेक है और सीधे तौर पर स्टेक है। अब ये देखा जा रहा है कि पूरे तरीके से कर्नाटक की इस पूरी हार के मद्देनजर मुझे लगता है कि एक तरह का डेस्परेशन की ये पूरी भावना है, जहां विपक्ष को पूरे के पूरे मीडिया ने एक तरह के विलेन के तौर पर पेश किया, देश के दुश्मन के तौर पर पेश किया कि देखिए जब पूरा देश नाज कर रहा है, ऐसे में विपक्ष इसमें विघ्न डालने की कोशिश कर रहा था। शब्दों का भी ऐसा इस्तेमाल हुआ। हिंदी मैं भी जानती हूं, मैं भी हिंदी की पत्रकार हूं, लेकिन ऐसे ऐसे शब्द निकालकर, पौराणिक कथाओं से ऐसे शब्दों को निकालकर वैदिक प्रथा के तहत बताया जा रहा था कि ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है और विघ्न संतोषी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि सीधे तौर पर लगे कि हम वैदिक काल में ही जी रहे हैं, हम कई हजार साल पहले पहुंच गए हैं। ये कोई आधुनिक राष्ट्र नहीं है, संविधान से संचालित नहीं होता, यहाँ चुनाव नहीं होते, यहाँ जनता के वोटों से चुनकर लोग वहां पर नहीं पहुंचते, बल्कि सीधे तौर पे हमें ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है कई हजार साल पहले। उस तरह के पूरा, मैं कहूंगी, जिस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करने की एक ये कोशिश की गई है, उसको मैं नहीं समझ सकती कि जब इतने सारे कैमरे, इतने सारी स्क्रीन आपके सामने एक ही तरह का एक रट लगाए हो, एक ही तरह की बात आप कह रहे हो, तो बड़ा मुश्किल है एक नागरिक के लिए भी ये समझ पाना कि वाकई हकीकत इससे कुछ अलग होगी। दूरदर्शन, मैंने कहा कि मैं मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन जिस तरीके से पूरा का पूरा मीडिया एक रंग में रंगा हुआ था, वहां एंकरिंग नहीं हो रही थी, पत्रकारिता नहीं हो रही थी, भाजपा जिंदाबाद के बस नारे लगने बाकी थे। जिस तरीके से वहां बैठे हुए पत्रकार और एंकर जो पत्रकारिता की किताब पढ़कर, पत्रकारिता के स्कूलों से, कॉलेजों से पास होकर वहां बैठे हुए थे, न वो अपने अपने पेशे के धर्म को अपना रहे थे, ना ही अपने नागरिकता धर्म को वो अपना रहे थे, पूरे तरीके से बांसुरी बजा रहे थे वो, जिस तरह से नरेंद्र मोदी चाहते हैं और जिस तरीके से भाजपा चाहती है, पूरे तरीके से उसी लय पर चल रहा था। मुझे लगता है आने वाला एक साल काफी मुश्किल होगा भारतीय लोकतंत्र के लिए और तमाम तरह की चुनौतियों से भरा होगा, क्योंकि आज जिस तरह का शुभारंभ जिसे कहा जा रहा है, वो आरंभ होने जा रहा है एक ऐसे काल का जिसमें ज्यादा से ज्यादा हिंदू मुस्लिम, ज्यादा से ज्यादा धर्म पर आधारित राजनीति 2024 के चुनाव से पहले, मेरा ऐसा अंदाजा है कि उस तरह की चीज हमारा इंतजार कर रही है। मैं उम्मीद करती हूं कि मैं गलत साबित हूं और हम बेहतर राजनीति की तरफ आगे बढ़ें, और उम्मीद हम ये करें कि आम आदमी के मुद्दे पर अगला चुनाव हो। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।